किसके लिए अच्छी गुजरी, आपके लिए बकरे के लिए? दोनों के लिए। अच्छा आप चुप तो करो ना यार, बस भी करो, इतने थोड़े हो गए तुम ईद के बाद। कहाँ गए सारे लोग? गोश्त खा रहे हैं। योर कंप्यूटर माइट बी एट रिस्क। अच्छा जी ये बताएं, वो आपको मिले हैं एग्ज़ाम्स मिले? इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो। एग्ज़ाम्स नहीं मिले? वो कहाँ है? मुझे भी तो नज़र आए थे आपके टीएच में। आज एजाज जाके ढूंढो, एजाज को ज़रा पकड़ के लाओ लौट। अच्छा ओके, मैंने यहाँ कहीं एक चीज़ रखी थी जी। आ जाइए, किधर गई यार? याद नहीं आए? आदि अच्छा क्या मसला है यार, क्या बोलना शुरू हो जाते हो? क्या बोल, बी क्वाइट प्लीज। क्या बातें हो रही हैं? क्या झगड़ा हो गया? शाह महमूद कुरैशी डिस्कस हो रहा है? और भाई मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या क्या डिस्कशन हो रही है जोरों से? हाँ क्या डिस्कशन चल रही है? Okay, I downloaded this lecture from Ohio State University की वेबसाइट से। मैंने एक मुझे लेक्चर मिला था जो कि मैं चाह रहा था कि इसमें से गुजारूं। आज ओके, this lecture basically talks about PWM techniques in a 3-phase inverter। और चूँकि ये वो चीज़ थी जो कि हमने आज कवर करनी थी और ये बड़ी अच्छी मुझे प्रेजेंटेशन मिल गई थी, तो मैंने इसको आपके बेनिफिट के लिए उतारा है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू। आई मीन यू कैन टेक दिस, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल फ्रीली। कोई प्रोफेसर अली केहानी साहब हैं जिनका ये ओहायो स्टेट का है। ऑलराइट, आ रही हम लोग जहाँ थे लास्ट टाइम, मैं ज़रा रिकैप करूँ। हम लोगों ने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स मेरे ख्याल पढ़ी थी जो कि सिंगल फेज इन्वर्टर के लिए हमने पढ़ी थी। उसका हमने प्रोफाइल देखा था कि उसकी जो हार्मोनिक्स हैं वो किस तरह एडजस्ट होती हैं, क्या कहानी होती है। ऐसा ही है ना? आगे सही है। बट वी डिड इट ओनली फॉर द सिंगल फेज इन्वर्टर, राइट? 3 फेज इन्वर्टर की इन टेक्निक्स की हमने बात नहीं की थी। हाँ मुझे दिखाइएगा क्या क्या हमने कवर किया। 3 फेज शुरू कर दिया था। हाँ सही है। 3 फेज के लिए हमने PWM की बात नहीं की थी। ये है ना 3 फेज। ओके, सो 3 फेज की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात हम आज करेंगे इंशाल्लाह।
जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी वो ये कि आपका जो 3 फेज इन्वर्टर है उसमें 6 स्विचेस होते हैं और उन 6 स्विचेस को आप 3 फेज लेग्स में डिवाइड करते हैं। 3 फेज लेग्स का मतलब है कि आपके पास 2 to the power 3 टोटल पॉसिबल स्टेट्स बनती हैं। ये याद होगा आपको, है ना, कि टोटल 8 स्टेट्स थी, जिसमें से 2 स्टेट्स जो हैं जो इसमें टॉप के सारे ट्रांजिस्टर्स ऑन होते हैं वो, और जिसमें बॉटम के सारे ट्रांजिस्टर्स ऑन होते हैं वो, ये जीरो आउटपुट वोल्टेजेस जनरेट करती हैं और बाकी स्टेट्स मुख्तलिफ वोल्टेजेस जनरेट कर रही होती हैं। ये हमने डिस्कशन की थी, हमने सिंगल फेज के लिए भी की थी और 3 फेज के लिए भी की थी। ओके, सो दिस प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन टू वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। और ये जिसको 6 ये VSI है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जो कि हमने देखा। ये आप लोगों को सबको पीछे तक क्लियरली विजिबल है? ओके, अच्छा, टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है, इसने यहाँ VS इस्तेमाल कर रहे थे, इसने VDC का नाम दिया हुआ है, विच इज़ ओके, नो इश्यूज। S1, S2, S3, S6 आ गया, नहीं, S1, S4, S3, S6, S5, S2, इनकी नंबरिंग डिफरेंट तरीके से है। और ये नंबरिंग कुछ इस तरह इसने शायद की हुई है कि इसके बाद ये ऑन करता है, सीक्वेंसिंग जिस तरह होती है ना 3 फेज इन्वर्टर में जो चल रही होती है, पहले ये ऑन होता है, उसके बाद ये ऑन होता है, उसके बाद ये ऑन होता है, फिर ये ऑन होता है, फिर ये ऑन होता है, फिर ये ऑन होता है। ये उस तरह उसने नंबर कर दिया इसको। हम लोगों ने जब नंबरिंग की थी तो हमने शायद S1, S2, S3, S4 इस तरह कर दी थी, ठीक है। बट स्टिल जो भी आप नंबर दें, हाँ जी, जो भी आप नंबर दें, ये आपकी एक फेज लेग है और इसके ऊपर वही वाली कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये दोनों इकट्ठे ऑन नहीं होंगे, ये दोनों इकट्ठे ऑफ नहीं होंगे। वन ऑफ देम मस्ट बी ऑन। एंड इफ आई से कि ये वाली जो फेज लेग है ये स्टेट 1 में है, दैट मीन्स कि ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है। सही? ओके, ये जो स्ट्रक्चर इसने दिखाया हुआ है एसी मोटर के साथ जोड़ा हुआ है। इन्वर्टर्स की जो इंडस्ट्री में यूजेज है वो ज्यादातर यही है कि वो मोटर ड्राइव के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉक तो नहीं कर रहा? ये मोटर ड्राइव के लिए इस्तेमाल होते हैं और इस एप्लीकेशन में ये वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं। आप जब एसी मोटर की स्पीड को रेगुलेट करते हैं तो इसकी वोल्टेज और करंट और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ों को आप छेड़ रहे होते हैं, ठीक है। ओके जी, आदि 6 स्टेप VSI। 6 स्टेप VSI क्या चीज़ होती है? ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आप जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसको आधे आधे टाइम के लिए ऑन कर रहे हैं। मतलब ये एक स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है, 50% ड्यूटी साइकिल की स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है। आधे टाइम के लिए ये ऑन है, आधे टाइम के लिए ये ऑन है। उससे 120 डिग्रीज पीछे ये है, उससे 120 डिग्रीज पीछे ये है। ये तस्वीरें हमारे पिछले वाले लेक्चर के अंदर उसका हिस्सा है। सो ये वहीं से ये एग्जैक्टली वही चीज़ उसने दिखाई दिया कि S1 कहाँ ऑन हो रहा है, फिर S1 का ऑपोजिट S4 है, S2 का ऑपोजिट यहाँ पर आपका S5 है और S3 का ऑपोजिट S6 है। ये वो चूँकि नंबरिंग उसकी डिफरेंट तरीके से है इसलिए आप ये इस तरह देख रहे हैं। और उसकी वजह से जो वोल्टेजेस VAN, VBN, VCN जनरेट होती हैं वो ये दिखाई हुई हैं इसने। ये चीज़ें चूँकि हमने सारी कवर की हुई हैं इसलिए मैं इसके ऊपर से जल्दी से गुजर रहा हूँ। जी आ जाए। ओके, ये उसी इन्वर्टर की 6 पॉसिबल स्टेट्स दिखाई हैं। ये 6 वो स्टेट्स हैं जो नॉन जीरो स्टेट्स कहलाती हैं, राइट। जीरो स्टेट्स वो होती हैं जिसमें, अच्छा ये स्टेट्स किस तरह दिखाएंगे? ये जो स्विच खुला हुआ है इसका मतलब है वो ट्रांजिस्टर ऑफ है, जो स्विच क्लोज्ड है उसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर ऑन है। सो एंड यू विल ऑलवेज सी कि एक फेज लेग में एक ट्रांजिस्टर ऑन एक ट्रांजिस्टर ऑफ होना जरूरी है, ठीक है। ये कभी इकट्ठे ऑन नहीं होंगे, कभी इकट्ठे ऑफ नहीं होंगे। सो ये वो पॉसिबल स्टेट्स बनती हैं जब इसको उसने नीचे वाले को ऑन को इसने 1 का है। ये एक कन्वेंशन है, आप जिस तरह मर्जी कर लें। नोटेशन जो है वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। जब मैं अगर खुद बना रहा होता तो मैं ऊपर वाले ट्रांजिस्टर के ऑन करने को 1 कहता हूँ, ठीक है। यहाँ इसने नीचे वाले ट्रांजिस्टर के ऑन करने को उसने 1 कहा हुआ है, ठीक। जी आदि। सो
तो इसको इसने 101 लिखा है कि जी ये ऊपर ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑफ है, तो उसके हिसाब से उसने ये सारी स्टेट्स बना दी। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, मसलन ये 010 है तो यहाँ ऊपर वाला ऑन, ये ऑन और ये ऑन है। सही है, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि ये क्या हो रहा है, राइट? एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? क्योंकि यही वो बेसिक स्टेट्स हैं जो कि हम आगे यूज़ करते हैं इन जनरेटिंग द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम्स फॉर 3 फेज इन्वर्टर्स। ये तस्वीर भी आप लोगों के पिछले लेक्चर में मौजूद थी, अगर आप पिछला देखिए तो ये फेज टू न्यूट्रल वोल्टेजेस थी और ये फेज लाइन टू लाइन वोल्टेजेस थी, ठीक है? अगर आप लोग अपना पुराना लेक्चर निकालिए तो मैंने आपको ये सारी चीज़ कवर करवाई हुई है। एंड वी नो कि इसकी हाइट्स क्या थी, ये हाइट्स भी आप लोगों के पिछले लेक्चर में लिखी हुई हैं। सो दिस इज ऑल कवर्ड देयर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वी कैन डिस्कस दैट, आप आ जाइएगा ओके। ये वो उसके फंडामेंटल जो कंपोनेंट है, ये जब 1 लिख रहा है, ये VAB1 का मतलब क्या होगा कि ये उसका फंडामेंटल कंपोनेंट है। उसकी जो फूरियर एक्सपेंशन है उसमें पहला वाला, उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है कि ये मैक्सिमम ये 0.78 टाइम्स VDC पे जाता है, और ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं। और ये हमें पता है कि ये 1/H या 1/N से डिक्रीज होते जा रहे होते हैं, जैसे जैसे आप हायर हार्मोनिक्स में जाते हैं तो ये कम होता चला जाता है। सही है, इसके बारे में किसी को कोई परेशानी? सही, जो बेसिकली बात ये हो रही है कि ये एक वोल्टेज जनरेट, इसका फंडामेंटल यहाँ पर लाई कर रहा है, सही है ना? ये जो ड्यूरेशन है ये 2π/3 ऑन है, फिर π/3 टोटल टाइम करे, π/6 इधर और π/6 उधर, ये ऑफ रहता है। अगर आप इसकी फूरियर सीरीज लिखेंगे तो उसमें जो फंडामेंटल बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये बनता है, और ये अगले हार्मोनिक्स, 3rd हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट होता है, 6th हार्मोनिक प्रेजेंट होता है, इस तरह के हार्मोनिक्स होते हैं, ट्रिपलन हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अच्छा जी, अच्छा अब हम चलते हैं, we did talk about this as well, pulse width modulation for single phase inverters। ये आपका ये हाफ ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर है। हाफ ब्रिज कैसे है कि यहाँ हमने 2 वोल्टेज सोर्सेज दिखाए हुए हैं VDC/2 के। नॉर्मली ये जो जनरेट किया जाता है ये विद अ स्प्लिट कैपेसिटर जनरेट किया जाता है। मैंने आपको जो तस्वीर बनवाई थी उसमें 2 कैपेसिटर्स जोड़े थे एक दूसरे के ऊपर। सो द मिडिल पॉइंट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज VDC/2, और अगर आप यहाँ 0 ले लेते हैं तो ये -VDC/2 है, ये +VDC/2 है। ये पोल वोल्टेज लिख रहा है which is I would call this phase voltage, which is one and the same thing। और जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जिस तरह जनरेट की जाती है साइन ट्रायंगुलर कंपैरिजन से, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है? कि जब आपका कंट्रोल वोल्टेज जो कि कंपेयर किया जा रहा है तो साइनसॉइड था, ये जिस वक्त ऊंचा है इस ट्रायंगुलर वोल्टेज से तो उस वक्त आउटपुट हाई चली जाती है, और जब ये इससे नीचा है, जहाँ जहाँ इससे नीचे जाएगा इस पोर्शन में आउटपुट वोल्टेज नीचे चली जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू जनरेट एट दीज स्विचेस, एंड दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज जो कि यहाँ जनरेट हो रही है। और इसका हार्मोनिक प्रोफाइल हम लोगों ने देखा था कि आपका पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो पुश हो जाता है, आगे चला जाता है एट द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, सही। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज इसकी एक साइकिल में एक स्विचिंग रिजल्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम। इनके एग्जाम्स का क्या हुआ? वो 12 बजे तक इनको मैं रिटर्न करता हूँ। 12 बजे तक सही है, चलें ठीक है। आपने एंटर कर लिए हैं अभी या कर रहे हैं? ठीक हो गया ये, इसमें वी आर क्लियर ऑन दिस, राइट? नो क्वेश्चंस अबाउट इट, सही है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? ओके
ये उसी की आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसने दी हुई है कि VTRI जो था वो ट्रायंगुलर वोल्टेज थी जो हमारी तेज चल रही, और V कंट्रोल जो है वो साइनसॉइडल वोल्टेज। तो ये उसने उसी की डिस्क्रिप्शन बताई है। PWM frequency is the same as the frequency of VTRI. Okay, Adi. So this PWM frequency means the switching frequency of the transistors. Amplitude is controlled by the peak voltage of V control. So V control को आप छोटा करते जाओगे तो पल्सेस जो हैं वो इक्वल विड्थ की होती जाएंगी, बड़ा करते जाओगे तो पल्सेस के विड्थ की वेरिएशन चेंज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द V कंट्रोल। सो V कंट्रोल इज द सिग्नल जो कि आउटपुट का फंडामेंटल सिग्नल कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसने डिफाइन किया, ये आपकी किताब में भी डिफाइन था, ये मैंने आपके लेक्चर नोट्स में भी लिखा हुआ होगा। सो V कंट्रोल ओवर VTRI which is peak of VAO1 divided by VDC by 2। अगर ये फुल ब्रिज इन्वर्टर हो तो ये VDC हो जाता है, अगर ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर हो तो ये VDC by 2 होता है। ठीक है, ये मैंने आप अपने मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, मैंने आप लोगों को शायद फुल ब्रिज के लिए करवाया था। तो उसके अंदर जो आपकी पीक जा सकती है वो VDC तक जा सकती है, बिकॉज आप चार ट्रांजिस्टर्स लगा के कंट्रोल कर रहे थे। इसमें जो बस वोल्टेज है वो VDC by 2 तक जा सकती है। सही है। अच्छा जी, now we get to for pulse modulation of 3-phase inverters. All right, this is one possibility. इस किताब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ इसको भाई? ये हिल गया, ये लूज है यार। अच्छा, ये इतनी देर क्यों लगाता है, किसको पता है? इस गरम हो रहा, गरम तो पहले ही था, ये वो यूज हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था। मुझे लगता है इसका प्रोसेसर स्लो है, बूट होने में बहुत टाइम लगाता है। वाकई तुम भी तो केस का ही इक्विपमेंट हो, तुम्हारी भी है, तो खास फर्क है। वो कहते हैं जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो मैं वही तो तुम्हें कह रहा हूँ, देखो तुम पाकिस्तान में कब पैदा हुए थे? पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में पैदा हुए थे ना? तो तुमने क्या कमाल कर लिया पाकिस्तान के लिए यार? ये इसको वो ये पाकिस्तान इज अ बिगर एग्जाम्पल, राइट? ठीक है, छोटी चीज को समझते हो पहले, क्या समझा तुमने? केस की बात कर, हाँ बताओ ना, क्या समझा तुमने? सर मैं वही बता रहा हूँ कि तमाम इक्विपमेंट यही वाला स्लो है सर, तो सर मैं उनसे तेज तो नहीं चल सकता। तुम नहीं तेज चल सकते उनसे? इक्विपमेंट से क्यों? मुझे नहीं ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया। किसका मसला बन जाता है? अच्छा, फाइनली जिंदा हो गया। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ हमारे पास ना इस प्रेजेंटेशन में 3 उसने डिस्क्राइब किए हैं मेथड्स फॉर जनरेटिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, या आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बजाय आप यूँ समझिए, मैं इसको इस तस्वीर पे वापस जाता हूँ।
ये तस्वीर जो है, आपका जो गोल होता है वो नॉर्मली, अच्छा दो किस्म की एप्लीकेशंस हैं। एक ये है जिस तरह ये एसी मोटर से को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर जो आपका गोल होता है वो ये होता है कि इसके अंदर गुजरने वाली जो करंट है ना वो आपकी मर्जी की हो। ओके, मोटर के अंदर जो पावर जनरेट हो रही होती है, या मोटर की स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ द, इन केस ऑफ एन इंडक्शन मशीन द स्पीड ऑफ द मोटर इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट, यू नो। एक तो स्लिप होती है और एक उसकी मेन जो स्टैटर की फील्ड की घूमने की फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करते हैं फ्रॉम हियर, जो इसमें टॉर्क जनरेट हो रही होती है। टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग हियर। इन तारों के ऊपर जो करंट है वो टॉर्क बनाती है मोटर का, नॉट द वोल्टेज। सही है? Okay, so whenever you are controlling motors, which is, as I said earlier, is the most क्या कहते हैं, abundantly सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है, the largest biggest application, 99% probably इन्वर्टर्स जो होते हैं वो मोटर ड्राइव में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो वहाँ भी यही एप्लीकेशन होगी। You will have already you have motors and you have inverters running them। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं वो यही है। इंडस्ट्री, चाहे वो आपकी किसी कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल कर रही हो, चाहे वो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बड़ी वाली किल्न जो होती है उसकी रोटेशन को रेगुलेट कर रही हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई स्पूल की स्पीड को कंट्रोल कर रही हो, ठीक है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, हर जगह के ऊपर ये चीज़ चल रही होती है और यहाँ की करंट आपकी रेगुलेशन रिक्वायरमेंट होती है। करंट को आप साइनोसॉइडल कर सकते हैं अपनी मर्जी का। हाउ, आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा एक मेथड इसके अंदर। आप इसको साइनसॉइडल कर सकते हैं और आप इसको अपनी मर्जी का बना सकते हैं। ओके, सो वो जो मर्जी का बनाना होता है ना, वो एक प्रॉब्लम आपको शायद मैंने एक दफा पहले तस्करा किया था। कंट्रोल्स के अंदर एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। ये मैंने लफ्ज पहले आप लोगों ने पहले लफ्ज ये सुना हुआ है, ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है पता है? कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर इफ यू हैव अ सिस्टम टू बी कंट्रोल की जो इनपुट, किसी भी सिस्टम की जो इनपुट होती है वो यू कहलाती है ना, तो पढ़ा होगा। यू इज द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। अब ट्रैकिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है, यू वांट वाई टू बी फॉलोइंग अ स्पेसिफिक कमांड। ठीक है, सपोज करें आप y को चाहते हैं कि वो ये कर रहा हो, ये आपका y, इसको हम स्टार लगा देते हैं। y स्टार का मतलब है कि ये मेरा डिजायर्ड y है। ठीक है, दिस इज माय डिजायर्ड आउटपुट। एक्चुअल y एग्जैक्टली इसके ऊपर तो नहीं बैठेगा, लेकिन इसके नजदीक तरीन कर सकते हो आप इसको जितना नजदीक, जितना ज्यादा उस जैसा कर लो, उतना आपका कंट्रोलर अच्छा काम कर रहा होता है। सो कंट्रोलर कहाँ बैठता है इसमें? कंट्रोलर यहाँ बैठता है, ये y को लेता है, ये y स्टार को लेता है और ये u को जनरेट करता है। सही है? सो योर कंट्रोलर इज अ ब्लॉक, जो कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के अंदर हो, चाहे वो जिस तरह भी किया हो। डिजिटल कंट्रोल जो है उसमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो रहा होता है मोस्टली। A to D कन्वर्टर्स यहाँ लगे होंगे, यहाँ पे D to A कन्वर्टर्स लगे होंगे और बीच में सारा कंप्यूटर में काम हो रहा होगा। अगर आपका ये प्योरली एनालॉग में इंप्लीमेंटेड है तो इट कुड बी अ PI टाइप कंट्रोलर, ठीक है, which takes a Y star, takes Y and could implement one of so many methods of tracking. So tracking, और एक और वर्ड यूज होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर आउटपुट को रखने का मतलब होता है। 5 वोल्ट पे रेगुलेटेड। लेकिन अगर एक वोल्टेज जनरेट करना चाहता हूं जो मैं यूं करती रहे, तो मैं कहूंगा कि ये ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है। इन केसेस में ये ट्रैकिंग का प्रॉब्लम होता है। यू वांट योर आउटपुट करंट टू बी ट्रैकिंग अ स्पेसिफिक वेव फॉर्म।
जो आपकी डिजायर्ड वेव फॉर्म होती है करंट की। तो मैं ये चाहता हूँ ये साइनसॉइडल हो, इसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा हो, उसका फेज इतना हो एग्जैक्टली ये मैं स्पेसिफाई करूंगा और उसके मुताबिक मेरा ये इन्वर्टर काम करेगा ताकि ये करंट्स मेरी मर्जी की हो जाए। दिस इज अ ट्रैकिंग प्रॉब्लम जो कि 90% मोटरों की जो कंट्रोलर्स हैं वो इस तरह कर रहे हैं काम। ओके, नाउ वी लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग। और इवन हाँ चलो यहीं पे यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर लिखा है इसमें साइन PWM। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। साइन PWM के आगे जो ब्रैकेट में 1 लिखा है इसका मतलब है कि साइन PWM की स्लाइड नंबर 1 नहीं है। इसका और कंफ्यूजन नहीं होना। साइन PWM is the first method through which you can generate some desired output there. अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये जो आपका तरीका था ना सिंगल फेज इन्वर्टर पे साइन ट्रायंगुलर कंपैरिजन का, उसने वही ट्रायंगुलर वेव पकड़ी है, उसको 3 120 डिग्री फेज शिफ्टेड साइनोसॉइड्स के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये आपको 3 कलर्स में नजर आ रही हैं, ये वाली। ये वो वेव फॉर्म थी जो आप आउटपुट पे जनरेट करना चाह रहे थे इन टर्म्स ऑफ VAB, VBC एंड VCA। जो वोल्टेजेस आप आउटपुट पे जनरेट करना चाह रहे हैं उनके कंट्रोल कमांड्स आपने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको V कंट्रोल A, V कंट्रोल B, ये B नीचे चला गया है लेकिन ये इसका हिस्सा है, V कंट्रोल C। इससे जो रिजल्टिंग आपके आफ्टर कंपैरिजन ऑफ दीज 2 वेवफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल ये जो है VAO, ये VTRI और V कंट्रोल A के कंपैरिजन से रिजल्ट कर रही है, और इसी तरह ये जो है ये इसके और ट्रायंगुलर के कंपैरिजन से, और ये जो है ये इसके और ट्रायंगुलर के कंपैरिजन से रिजल्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज जो है ना ये सिर्फ इस पॉइंट का VA विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वोल्टेज है। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट से इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज जो है वो उसने यहां दिखाया, ये वाला। इसकी जो पॉजिटिव हाइट और नेगेटिव हाइट है वो VDC/2 है। ठीक है ना, ये क्लियर है? बिल्कुल 3 हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स हैं। ठीक हो गया, क्लियर है? ये एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, इसको निकाल दो, ये एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर, इसको डाल दो एक हाफ ब्रिज, एक और हाफ ब्रिज, 3 हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स को उसने इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर दिया है। और ये करने के बाद अगर आप इसके और इसके दरमियान वोल्टेज को देखेंगे तो यू विल सी दिस। तो ये जो वोल्टेज है ये VAB है। ये VAB कैसे रिजल्ट करती है कि VA में से आप VB को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये वोल्टेज जो है ये 0 पे रहती है या प्लस और या माइनस पे जाती है, और उसकी वजह यही है, आप देखिए इन दोनों के दरमियान ये माइनस और ये माइनस पे जब होगा ये दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो इनका डिफरेंस 0 पे चला जाता है। तो इस वजह से ये जो आउटपुट है ये इसका डिफरेंस या तो 0 पे होता है या VDC पर होता है। ठीक है, या माइनस VDC पर होता है। सो ये जो पीक्स बनती हैं ये VDC है, ये माइनस VDC है, और ये वाली जो थी ये VDC/2 थी, और ये VDC/2 ऑन द नेगेटिव साइड। सही है। अब अगर आप इसको देखिए तो ये भी इसमें भी एक साइनसॉइड है, इसमें भी एक साइनसॉइड है जो कि आपने बेसिक वहां से उठाई थी, और यहाँ भी एक साइनसॉइड रिजल्ट हो रही है। और इनके फेज रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली वही होते हैं जो 3 फेज सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये एक तरीका है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करने का यूजिंग साइन ट्रायंगुलर कंपैरिजन। इसके साइड पे उसने क्या लिखा कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ VTRI FS, ये आपकी PWM फ्रीक्वेंसी और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि कंट्रोल वोल्टेज की, तो वो तो खैर वी अंडरस्टैंड दिस कि ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी और ये आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। आउटपुट वोल्टेजेस जो हैं वो उसने यहाँ दिखाई कि
ये तो सिंपल कंपैरेटर का वो उसने बताया कि VAO जो है वो प्लस VDC/2 पे जाएगी या माइनस VDC/2 पे जाएगी, इन दो स्टेट्स में सिर्फ रह सकती है। और ये उसने दिखाया कि VAB कैसे बनाइए, VBC कैसे बनाइए, VCA कैसे बनाइए। कोई इस बारे में कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है ना ये चीज़ कि ये किस तरह बनी है? ठीक है, ये एक मेथड है जो कि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये जो वेवफॉर्म्स बनाई हैं ये जो स्विचेस हम इनपुट पे जाएंगे? जी, ये जो वेवफॉर्म्स हैं ना, ये आपके स्विचेस की इनपुट्स पे जा रही हैं। एक्चुअली ये वेवफॉर्म स्विचेस की इनपुट पे नहीं जा रही हैं, ये तो फाइनल आउटपुट थी ना, लेकिन जो इनपुट पे जा रही है वो इसी टाइप की चीज़ है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर मैं इसको 0 यहाँ मूव कर दूँ ना, तो मैं इसको कहूँगा कि ये मेरा स्विचिंग फंक्शन ऑफ द फेज लेग A है। ठीक है, कि जब ये हाई है इसका मतलब है मेरा ऊपर वाला ट्रांजिस्टर ऑन है, जब ये लो है तो इसका मतलब मेरा नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन है। इससे मैं दोनों ट्रांजिस्टर्स को कमांड करता हूँ। और क्लियर है? मैं ये कह रहा था कि ये जो तरीका है ना, ये इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता मोस्टली। ठीक है, ये चीज़ें जब एवोल्यूशन हो रहा था, आपके डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं थे या इतने तगड़े नहीं थे, उस वक्त तक ये चीज़ें एनालॉग में इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो ये तरीका था। इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो इसकी जो डायनामिक परफॉर्मेंस होती है ना, मतलब आप जब कोई चीज़ बदलना चाहते हो तो ये रिलेटिवली लिमिटेड है। इसकी जो पीक वोल्टेज बनती है वो भी थोड़ी बनती है कंपेयर टू अनदर मेथड जो कि हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन दो एक वजूहात की बिना पे ये अब बहुत कम कोई इस्तेमाल करता होगा। ये सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा जिसने प्योरली एनालॉग में काम करना है, पैसे बचाने हैं। लेकिन अब तो खैर डिजिटल कंट्रोलर्स भी इतने सस्ते हैं कि शायद कोई सेंस नहीं बनती कि इधर कोई जाए। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बिल्कुल वही है जो आपको सिंगल फेज के लिए बात की थी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है या मॉड्यूलेशन रेशो, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ V कंट्रोल और एम्पलीट्यूड ऑफ VTRI। ठीक है, और ये पीक वोल्टेज ऑफ VAO 1 डिवाइडेड बाई VDC/2। ये एग्जैक्टली वही टर्मिनोलॉजी है जो वहां से आ रही है। और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो Fs over F1, Fs is the frequency of the triangular wave and F1 is the frequency of the fundamental जो आप बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ से देखिए वही वाली बातें लिखी हुई हैं कि MF should be an odd integer। मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि इसको हम odd रखते हैं, इवन फॉर द सिंगल फेज मैंने आपको बताया था। और ये उसने कुछ आगे चीज़ें बताई हैं क्यों। और उसके बाद वो एक और चीज़ इसमें कहता है कि MF शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर 3 फेज PWM इन्वर्टर। अगर आप इसको मल्टीपल ऑफ 3 रखें और ऑड भी रखें तो इसका मतलब है कि ये 3, 9, 15 इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके कुछ फ़ायदे हैं कि वो कहता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड इवन हार्मोनिक्स आर सप्रेस्ड। आउटपुट के अंदर फर्दर हार्मोनिक सप्रेशन मिल जाती है, आपको एडवांटेज होता है। Okay, this is another method of controlling the output current. Okay, जो हमने अभी मेथड ये पीछे वाला देखा ना, ये आउटपुट वोल्टेज सिंथेसाइज कर रहा है। सिंथेसाइज का मतलब है जनरेट कर रहा है, आपकी मर्जी की बना रहा है। जो ये मेथड है ना, ये here right, ये जो मेथड है हिस्टेरेसिस कंट्रोल, हिस्टेरेसिस करंट कंट्रोल, ये करता है कि मैं जो मेरी आउटपुट की तार है जिसके ऊपर जो मेरी मोटर को करंट जा रही है उसकी करंट को मैं अपनी मर्जी से रेगुलेट करता हूँ। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि अगर आप इसको देखें, सपोज कीजिए कि किसी इंस्टेंट के ऊपर आपने ये करंट्स को देखा, सारी करंट्स को मॉनिटर कर रहे थे आप, ठीक है, कंटिन्यूसली ना कंप्यूटर में लेके आ रहे थे। आपने कहा अच्छा ये करंट जो है ना मेरी डिजायर्ड करंट से कम है, तो आप क्या करोगे इधर? अगर ये करंट आपकी डिजायर्ड करंट से कम थी तो व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू? इसका क्या नाम है यार? सोना नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाऊंगा। इधर अगर करंट आपकी डिजायर्ड से कम थी तो आप यहां इस फेज लेग को क्या करें तो वो उठेगी ऊपर।
S1 को ज़्यादा देर के लिए ऑन करेंगे, S1 को ऑन करेंगे। ठीक है, जब हम S1 को ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई होती है, जितनी मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो VDC वो अप्लाई हो रही होती है। जब ये वोल्टेज ऊपर जाती है तो करंट का जो रैंप है ना वो ऊपर को हो जाता है, करंट अब राइज करना शुरू हो जाती है। जब आप ये वाला स्विच ऑन करते हो तो करंट इस लाइन के अंदर फॉल करना शुरू कर जाती है। इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये करंट को मैंने कहीं भी रखना था तो मैं बाई प्रॉपरली टर्निंग ऑन टर्निंग ऑफ दीज स्विचेस, मैंने ऊंची उठानी है तो मैं इसको ज्यादा देर ऑन रखूंगा, मैं नीचे ले जानी है तो इसको ज्यादा देर के लिए ऑन रखूंगा। एंड दिस आई कैन डू इंडिपेंडेंटली फॉर द 3 फेजेस। इस चीज को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस कंट्रोल। हिस्टेरेसिस वो जो BH कर्व वाला था, वर्ड वही है, टर्म वही है। आप लोगों ने श्मिट ट्रिगर पढ़ा हुआ है, उसमें भी हिस्टेरेसिस होता है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। देखिए हो क्या रहा है, वो कहता है कि IA इज द फेज A करंट, उसकी जो उसके ऊपर उसने एस्टेरिक लगाया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये उसकी डिजायर्ड वैल्यू है। उसने कहा कि डिजायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस ले लो, ये इन दोनों के दरमियान एरर आ गई है। अगर ये एरर एक बाउंड से बड़ी थी और पॉजिटिव थी, अगर ये एरर पॉजिटिव थी, इसका क्या मतलब है कि IA स्टार वाज हायर देन IA, ऐसे होगा ना। इफ IA स्टार वाज हायर देन IA, दैट मींस आई नीड टू टर्न ऑन द लोअर स्विच, नहीं सॉरी उल्टा, IA स्टार वाज हायर देन IA, दैट मींस आई हैव टू टर्न ऑन द अपर स्विच। ठीक है, तो इस एरर, ये जो हिस्टेरेसिस विंडो है, ये बेसिकली ये आपका वो रीजन होता है कि जी अगर आप नॉइज के लिए नहीं, इसमें ये सिर्फ ये नॉइज के लिए नहीं है, इसका मकसद ये है कि आपकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसको लिमिट करता है। ये अगर आप इस तस्वीर को समझेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट सो हुआ ये कि आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा, उसको एक विंडो से कंपेयर किया कि ये उस विंडो से बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकल रहा है तो आपको स्विच की पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, और इससे उसने S1 और S2, अगर ये सो दैट मीन्स कि अगर IA स्टार हायर है तो S1 को ऑन कर दो, अगर IA स्टार लोअर है तो इसका मतलब है ये चीज नेगेटिव जाएगी, ये चीज नेगेटिव जाएगी तो ये 0 पे जाएगा, ये इन्वर्टर के थ्रू 1 पे जाएगा। तो S4 जो है वो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है, S1 जो है वो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है। इसका मतलब है कि अगर स्टार्ट करंट ज्यादा थी तो S1 ऑन कर दो, अगर स्टार्ट करंट कम थी तो S4 ऑन कर दो। अच्छा, अब यहां इसने दिखाया है एक्चुअली ये फॉलो कैसे करता है। ये जो दरमियान में चीज है, ये डिजायर्ड लाइन है आपकी, कि आप करंट को यहां रखना चाहते थे। ठीक है, करंट को आप यहां रखना चाहते थे। ये जो बाउंडिंग उसने वेवफॉर्म बनाई है, ये विड्थ जो है ना, ये हिस्टेरेसिस विंडो की विड्थ है। ये I स्टार प्लस पे और ये I स्टार माइनस पे। वो ये कह रहा है कि अगर एक्चुअल करंट जो कि ये है, ये जो चीज चल रही है ये एक्चुअल करंट है, तो एक्चुअल करंट बड़ी स्पीड पे ऐसे से कर रही है, मगर आप चाहते हो कि उसकी एवरेज वैल्यू यहां पे रहे, तो उसके लिए वो ये कर रहा है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहां पर S1 को ऑफ हो जाता है और S4 जो है वो ऑन जाता है। इसी तरह अगर मैं इस जगह देखूं तो यहाँ S1 ऑन हो जाता है और S4 ऑफ हो जाता है। जब ये होता है तो ये पॉजिटिव ट्रांजिशन मिलती है करंट को, और जब S1 ऑफ होता है तो करंट नीचे को मूव करती है, एक्चुअल करंट जो है। ठीक है, तो ये इस बाउंड के अंदर रहेगी हमेशा। अब अगर मैं ये बाउंड को छोटा कर दूं तो क्या होगा, स्विचिंग तेज हो जाएगी। ऐसे होगा ना, मसलन अगर फर्ज किया मैं इस बाउंड को यहां ले जाता हूं तो यहां पे पहुंचेगा ना तो यहीं से ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। जितना आप इस बाउंड्री को छोटा कीजिएगा उतनी स्विचिंग तेज 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 होती जाएगी, जितना आप इसको रिलैक्स करते जाएंगे उतनी स्विचिंग स्लो होती जाएगी। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इस बाउंड से
कंट्रोल हो रही होती है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड नहीं है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो आपका बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वेरी करते हैं, मतलब यहां से यहां का जो टाइम है और यहां का जो टाइम है ये फर्क है, तो इसलिए स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है इस केस में। लेकिन इसमें जो करंट की रेगुलेशन है, करंट का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। आप ट्रैकिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो इस तरीके से बहुत सादा तरीके से बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हो। सही है। अब अगर सपोज करो कि तुम्हारा जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इस जगह के ऊपर मोटर के बजाय एक यूपीएस की एप्लीकेशन थी, ठीक है। यूपीएस की एप्लीकेशन में ये होगा कि यहाँ पे ना फिल्टर्स लगे होंगे, ऐसे करके एक कैपेसिटर लगा होगा, ये फिल्टर होगा, ठीक है। और जो तुम्हारी आउटपुट निकल रही होगी वो इन 3 पॉइंट से तुम्हारे 3 फेजेस जा रहे होंगे। इस केस में भी तुम आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हो बाय फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटिंग के, तो अगर इस वोल्टेज को एक सर्टेन जगह पे रखना है तुमने, तो यू नीड टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार हेयर फ्रॉम, अगर मैं इस जगह के ऊपर वी ए स्टार बना रहा हूं तो वी ए स्टार से मैं पहले आई स्टार कंप्यूट करता हूं कि मुझे डिजायर्ड करंट यहां कितनी चाहिए। ये कहां से आती है? ये आती है कि मेरी लोड में कितनी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, लोड में जो करंट फ्लो हो रही होती है वो इस वोल्टेज को ड्रॉप करा रही होती है, जो इधर से करंट आ रही होती है वो इस वोल्टेज को ऊपर उठा रही होती है। तो आप नोइंग दिस करंट एंड नोइंग दिस गाय, आप ये फाइंड आउट करते हैं। जब आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद आप हिस्टेरेसिस कंट्रोल लगा देते हैं, ये वाला, एंड नाउ यू कैन जनरेट अ साइनसोइडल वोल्टेज एट द आउटपुट। ठीक है, समझ में आई ये बात मेरी? नहीं आई? चलो खैर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये जो आपको हिस्टेरेसिस कंट्रोल का मेथड है ना, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हम मोटरों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपने वर्ड एक पढ़ा था, करंट मोड कंट्रोल पढ़ा था, करंट मोड कंट्रोल का लफ्ज़, ये करंट मोड कंट्रोल है, सही है आपके पास। और मैंने आपको शायद बताया था कि करंट मोड कंट्रोल आप क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, याद है कुछ? क्या ट्रांजिस्टर को आप लिमिट कर देते हैं, वो बच जाता है। वो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस। अगर मैं ट्रांजिस्टर्स को भूल भी जाऊं तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस, अगर मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम वो होते हैं जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बनती है, d/dt² होती है। अगर मेरे पास एक LC फिल्टर है, LC फिल्टर सेकंड ऑर्डर होता है ना, जहां पे भी 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स आते हैं वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाता है। अब LC फिल्टर जो है वो सेकंड ऑर्डर है, मैं अगर उसकी इनपुट के ऊपर वोल्टेज को इस तरह देखो तुम, ये तुम्हारे पास एक सिस्टम है, तुम्हारे पास ये तुम्हारा V कंट्रोल है और ये VO है। तुम कहते हो कि यहां पे मुझे 5 वोल्ट रखने हैं, अब ये 5 से नीचे आ गए थे, ओके। आइडियली अगर ये 5 होगा ये भी 5 होगा, स्टैटिक चीजें चल रही हैं, ठीक है। एकदम यहाँ पे करंट बढ़ा, जब ये करंट बढ़ा तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, डिप करेगा ना। अगर मैं 1 माइक्रोसेकंड में ये करंट जो एकदम राइज करा दूं, जैसे अगर ये माइक्रो प्रोसेसर्स को सप्लाई कर रहा हो तो माइक्रो प्रोसेसर्स का करंट जो है ना वो बहुत स्पीड से ऊंचा जाता है, ओके। सो ये वोल्टेज डिप करेगा, जब ये वोल्टेज डिप करेगा तो आपका जो फीडबैक कंट्रोलर होगा ना वो ये कहेगा ओ ये वोल्टेज कम हो गया, ये वोल्टेज बढ़ाओ। फीडबैक कंट्रोलर यही करता है ना, वो कहता है जी पीछे से करंट बढ़ाओ, पीछे से वोल्टेज बढ़ाओ। जब वो इस वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उसका रिजल्ट यहां पर जो नजर आएगा वो इस तरह नजर आएगा। ये वोल्टेज एक डिजायर्ड वोल्टेज पे बैठी हुई थी, यहां पे डिप आएगा जो कि इसकी वजह से आएगा डिप। इस डिप के बाद ये चीज ऊपर को उठेगी और ऐसे करेगी,
और ये क्यों करेगी? ये रिंगिंग इसलिए आएगी, ओवरशूट इसको हम कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कंट्रोल्स के अंदर। ये ओवरशूट इसलिए आता है कि आप जिस वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हो वो इस जगह से सेकंड ऑर्डर पे कनेक्टेड है। अगर ये सेकंड ऑर्डर पे कनेक्टेड ना होता, सिर्फ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर होता, तो ये रिंगिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यू शुड थिंक अबाउट इट जब आप जाओ, समझने की कोशिश करना है इसको। इसकी जो बेसिक रीजन है ना वो ये है कि जब तुम यहाँ पे वोल्टेज को ऐसे करके बढ़ाओगे ना तो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ने में एक सर्टेन लैग होता है। ठीक है, वो जो लैग होता है ना उस दौरान इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रही होती है। तुम्हारा जो फीडबैक कंट्रोलर होता है वो उस वक्त तक ये समझ रहा होता है जब तक आउटपुट वोल्टेज बढ़ नहीं रही वो चढ़ाया जाता है इनपुट को। ठीक है, वो चढ़ाया जाता है लेकिन सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हुई जा रही है। जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर आती है, फीडबैक कंट्रोलर कहता है अच्छा अब बराबर हो गया, चलो मैं अब स्टेबल करता हूँ। बाय दैट टाइम सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी हो चुकी होती है जो कि आगे को व्हील हो रही होती है, और वो जो आगे जा रही होती है तो वो आउटपुट वोल्टेज को राइज करा देती है। और जेटा नाम की एक चीज पड़ी थी, डैम्पिंग। डैम्पिंग जब कम होती है, जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ये ओवरशूट जरूर आती है। ठीक है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा मसला हल हो जाता है। मुझे इस डैम्पिंग के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डैम्पिंग होती ही सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में कैसे करता हूं? फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे करता हूं कि जो मेरा कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो अब यहां का करंट है। अगर मैं इस करंट को एक्टिवली कंट्रोल कर रहा हूं ना तो फिर मुझे एक परेशानी नहीं होती। मुझे इस एक नोड के ऊपर मुझे पता है यहाँ कितना करंट जा रहा है, यहाँ कितना करंट जा रहा है, मैं इस वोल्टेज को स्टेबल करना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं। सो करंट मोड कंट्रोल इसलिए भी इस्तेमाल होता है। एक्चुअली उसकी जो इंट्रोडक्शन की मेन वजह थी वो ये थी। करंट मोड कंट्रोल के अंदर जो आउटपुट की जो कंट्रोल है ना, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। आपके आउटपुट के जो ओवरशूट्स और अंडरशूट्स हैं वो गायब हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस मेथड ऑफ कंट्रोल, और ये एग्जैक्टली वही चीज है, सिंपल फॉर्म ऑफ करंट मोड कंट्रोल। ओके, अच्छा ये अभी इसके फायदे उसने बताए हैं। एक्सेलेंट डायनामिक रिस्पांस, जो मैंने आपको भी बताया, लो कॉस्ट एंड इजी इंप्लीमेंटेशन। ड्रॉबैक्स क्या हैं? लार्ज करंट ट्रिपल इन स्टेडी स्टेट, आपने देखा वो करंट ऐसे ऐसे करे। वेरिएशन ऑफ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज अनदर प्रॉब्लम। वेरिएशन ऑफ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज एन इशू बिकॉज आप जब फिल्टरिंग करना चाहते हो तो फिल्टरिंग के लिए आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना है। अगर वो फ्रीक्वेंसी इधर उधर हिल रही है तो उसको फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये मसला होता था उसका। बाकी को भी छोड़ दो। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड मेथड which is the space vector PWM method। जो अभी तक हमने दोनों टोटल 3 मेथड से जो पहले 2 मेथड्स हैं उनसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये परफॉर्मेंस में ऑप्टिमल है, सबसे बेहतर है। इसकी दोनों टाइप की परफॉर्मेंस अच्छी है। एक इसकी जो हार्मोनिक परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, और जो इसकी डायनामिक परफॉर्मेंस है, डायनामिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है भला जी? ये जो इसने लिखा था ना एक्सेलेंट डायनामिक रिस्पांस, कि जब आउटपुट चेंज होती है तो ये कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करती है, वो इसकी बहुत अच्छी है। हमारे ये जो नया वाला मेथड है स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम का। अच्छा जी, अगेन द सेम ओल्ड पिक्चर रिपीटेड। यहाँ जो इसने तस्वीर बनाई है, यहाँ पे उसने सिर्फ ये दिखाया कि मोटर का उसने ना थोड़ा सा डिटेल्ड मॉडल दिखा दिया है जो कि आगे इस्तेमाल नहीं होता। आई होप आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं। इंडक्शन मोटर का ये मॉडल होता है जिसमें एक जो है बैक ईएमएफ कहलाती है, ये बैक ईएमएफ है, और ये रेजिस्टेंस स्टेटर की रेजिस्टेंस और ये स्टेटर की इंडक्टेंस है। तीनों फेजेस की अपनी अपनी।
ओके, ये सारी वही कहानी चल रही है। मैं इस स्लाइड को स्किप करके, ये वही कहानी है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज किस तरह बनती है। ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उसने, अच्छा इंटरेस्टिंगली, हाँ नहीं यहाँ भी उसने 000 लिखा है, ये मैं इसको 111 लिखता हूँ। आगे मैं देखता हूँ इसने आगे क्या किया। पर एनीवे ये पिक्चर आपको नोन है। ये वो स्टेट है जो 0 स्टेट कहलाती है, और ये वो स्टेट है जो एक 7th स्टेट कहलाती है, जो कि 0 जो कि अगेन आउटपुट 0 में रिजल्ट करती है। ठीक है ना, इसमें नीचे वाले तीनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है। ओके, ये यहाँ वो बताता है कि आप जब इन्वर्टर को मुख्तलिफ स्टेट्स में से घुमाते हो, ये स्विचिंग वेक्टर्स 0 0 0, फेज A 0 पे है, फेज B 0 पे है, फेज C 0 पे है, उस सूरत में VAN, VBN और VCN तीनों 0 हैं, और VAB, VBC और VCA भी 0 हैं। जब आप फेज A को 1 करते हैं, ठीक है, अब ये देखो यहाँ ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये 100 स्टेट है ना, ये 100 स्टेट है। अगर मैं पिछली तस्वीर पे जाऊं, ये 100 स्टेट है। ये 100 स्टेट में मेरा जो फेज A है वो नीचे वाला ऑन दिखाया हुआ है इसमें, तो ये तो यहाँ पे लो होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो टेबल में दिखाता है तो टेबल में इसको ये दिखाता है कि ये 2/3 ऑफ VDC पे बैठा हुआ है। ये 2/3 ऑफ VDC पे सिर्फ उस वक्त बैठ सकता है जाके जब ऊपर वाला ऑन हो और नीचे वाला ऑफ हो। ये इसने उल्टे लगाए हुए हैं यहाँ पे, सो जस्ट नीड टू बी केयरफुल। आई पास दिस प्रेजेंटेशन टू यू, लेकिन ये तस्वीरों में जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो व्हेन यू आर 100 स्टेट, दिस इज एट 2/3, -1/3 और -1/3। और ये तस्वीर, ये वोल्टेजेस कहाँ से आ रही हैं? ये वोल्टेजेस मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ ये कहाँ से आ रही हैं। अगर मैं आउटपुट को एक 3 रेजिस्टर्स के नेटवर्क में डाल देता हूँ, ये VA आ रही थी, ये VB आ रही थी, और ये VC आ रही थी। ये फेज A की वोल्टेज, B की वोल्टेज और C की वोल्टेज आ रही थी। तो यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है, ये आपको याद होगा कि ये 2/3, अगर ये 1 पे है, ये प्लस VDC पे है, ये माइनस, ये 0 पे है, ये 0 पे है, ऐसा कर लें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये 2/3 VDC पे होगी। ऐसे ही है ना, ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हो जाते हैं, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो -1/3 VDC है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो -1/3 VDC है। ये तस्वीर मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में ये तफसील से पढ़ाया था, ये वही नंबर्स लिखे हैं, 2/3, -1/3, -1/3। जब स्टेट चेंज होती है, ये 110 स्टेट में गए, तो इसका मतलब है 2 ऊपर वाले ट्रांजिस्टर्स ऑन हो गए, फेज A का, फेज B का, और फेज C का नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन है। तो जो नीचे वाला ऑन होता है तो ये -2/3 पे जाएगा। जब भी अगर आप यूं देखेंगे, इन तीनों में से जो भी अकेला होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2/3 VDC पे होगा। अब अगर वो अकेला जो है वो 1 है तो वो प्लस VDC 2/3 VDC पे होगा, अगर अकेला 0 है तो ये -2/3 पे होगा। तो कहीं से भी पिक कर लें, मसलन ये अकेला 1 है, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ये 2/3 VDC पे है। यहाँ पे ये अकेला 0 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -2/3 VDC पे है। और जो बाकी 2 वोल्टेजेस होती हैं वो अपोजिट साइन में 1/3 VDC पे बैठी होती है। ठीक है, और ये यहीं से रहा है कि ये आपका नेटवर्क है जिसमें आपकी स्विचिंग होती चली जा रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन इसमें हो तो बताइए। यहां इसने लाइन टू लाइन वोल्टेजेस दिखा दिए, सही है ना? इसमें आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। जी अच्छा, अब ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो बताता है ये, ओके, treats the sinusoidal voltage as a constant amplitude vector rotating at constant frequency। आपने फेजर नोटेशन पढ़ी थी। फेजर नोटेशन में हम ये कहते थे कि वेक्टर की तरह आप उसको बनाते हो,
जो कि यूं कंटिन्यूसली घूमता चला जाता है, ये एक साइनसॉइड है, ठीक है ना। इस तरफ उसका रियल एक्सिस और ऊपर इमेजिनरी एक्सिस बना के तो e टू द पावर j ओमेगा की टर्म में आप लिख सकते हो उसको, सही है। तो ये वही चीज बता रहा है। अच्छा, पहले हम इस चीज को पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। Let me see if there is a good picture here. इसको यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखें जरा। ये आपको 3 वोल्टेजेस नजर आ रही हैं, सही है। ये 3 वोल्टेजेस, इन 3 वोल्टेजेस के ऊपर एक शर्त हम लगाते हैं कि मैं अगर तीनों वोल्टेजेस को किसी भी इंस्टेंट पे एक वर्टिकल लाइन लगा के तो सम अप कर लूं, इनका सम कितना होगा, कितना होगा? नहीं, ये जो 3 साइनोसॉइड्स हैं, अगर इन 3 साइनोसॉइड्स को मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं भी लगा लें, एक वर्टिकल लाइन लगाइए और VA, VB और VC तीनों को जमा कर दें, क्या जवाब आएगा? 0 आएगा। ये आप चेक कर लें, इट विल ऑलवेज बी 0 थ्रू आउट। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन लगाइए एंड दिस इज बाउंड टू गो टू 0 provided that it is a balanced 3-phase system। ये शर्त है कि ये एक बैलेंस्ड थ्री-फेज वोल्टेज सोर्स है। Sum of all 3 voltages at any point equals 0, ठीक है। अगर एक बैलेंस्ड सिस्टम हो, अब ये दोनों चीजों के लिए अप्लाई करता है, वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। अगर करंट के केस में बैलेंस सिस्टम हो तो न्यूट्रल की जो तार होती है उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसीलिए आपकी जो इंडस्ट्री में मोटरें होती हैं वो सिर्फ 3 तारों पे चलती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर अ थर्ड और फोर्थ वायर एज अ न्यूट्रल, ओनली फेजेस गो टू द मोटर, ठीक है। आपकी सिर्फ इन 3 तारों के अंदर सारी पावर फ्लो कर रही होती है आगे पीछे। यू डू नॉट रिक्वायर अ न्यूट्रल। न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ती है जहां, जैसे हमारे सिस्टम के अंदर, जब आपके लोड्स अनबैलेंस होते हैं। अगर आपके घर में 3 पंखे हैं और तीनों पंखों को आप 3 फेजेस के ऊपर अलग अलग डाल दीजिए और आप मीटर लेके तो न्यूट्रल की करंट नापिए और तीनों को ऑन किया हुआ पंखों को और तीनों आइडेंटिकल हों तो न्यूट्रल का करंट 0 होगा। हालांकि न्यूट्रल के ऊपर तीनों का करंट रिटर्न कर रहा है, सही है। बट टाइम के अंदर जब वो सम अप होता है तो एक करंट जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरा नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो टोटल करंट हमेशा 0 पे रिटर्न करता है। और इसकी वजह से पावर सिस्टम वाले जो हैं वो एक तार बचा लेते हैं। तो एक तार बचा लेना, जब वो, इट्स अ ह्यूज सेविंग व्हेन यू टॉक अबाउट के पूरे कितनी लंबी लंबी तारें चलती हैं। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, ये इस जगह भी इस्तेमाल होती है। ये जो उसने हम सबसे पहले करते यूं हैं कि ये मैंने कुछ चीजें बीच में स्किप की हैं बिकॉज वो मैं उन पर वापस आ जाऊंगा बाद में। यहां से हम देखना शुरू करते हैं इसको, रियलाइजेशन ऑफ स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम। के स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम काम कैसे करती है, हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ VA, VD, VQ एंड VREF। VD, VQ एंड VREF क्या चीजें हैं, ये यहाँ पे देखते हैं। आपका जो बैलेंस्ड 3-फेज सिस्टम होता है ना, उसको हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। VA इधर जाती है, VB इधर जाती है, VC इधर जाती है।
बहुत सारी बुक्स के अंदर या पेपर्स के अंदर ये जो तस्वीर है ये इस तरह बनी होती है, ये VA इधर होता है, VB इधर होता है और VC इधर होता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि इसकी एक रोटेशनल डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है। ये जो मैंने तस्वीर बनाई है, ये जो तस्वीर है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली आप देखें ना, फर्ज करें कि आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, ये आप हैं, ऐसे हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्वर हैं। ये चीज, ये व्हील है जो आपके सामने घूम रहा है, आपके सामने सबसे पहले फेज ए अपनी पीक वैल्यू पे आया हुआ है, आपकी तरफ पॉइंट कर, थोड़ी देर के बाद फेज बी अपनी पीक वैल्यू पे आता है, थोड़ी देर बाद फेज सी। अगर ये रोटेट इस तरफ कर रहा था तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं पहिए को तो बी इधर चला जाता है, सी इधर चला जाता है, ठीक है। अगर किताब ये नोटेशन यूज कर रही हो तो वो इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाती है जिसको वो डायरेक्ट वेक्टर कहलाती है और इसको कहती है क्वाड्रेचर वेक्टर। इसको हम इन शॉर्ट D लिखते हैं, इसको हम इन शॉर्ट Q लिखते हैं। D और Q का जो वर्ड है वो डायरेक्ट और क्वाड्रेचर से आता है। यहां देखिए ये D एक्सिस लिखा है इसने और ये Q एक्सिस लिखा है, इसने इसको उल्टा ऊपर की तरफ बनाया और उसकी वजह इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के उलट होने का है, ठीक है। कुछ बुक्स ये बनाती हैं, कुछ बुक्स ये बनाती हैं, बट दे आर द सेम थिंग, नो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो 3 वोल्टेजेस हैं ना, आपके पास 3 तारों में से ये आ रही हैं, चौथा कंडक्टर नहीं है। 3 तारों पे मैक्सिमम, मैं इसको इस तरह लिख के आपको बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर VA प्लस VB प्लस VC मस्ट इक्वल 0 एट ऑल पॉइंट्स, ये हमने बात की, वहां लिखी है साइड पे, यही बात है ना। इसका क्या मतलब है कि मैं ये कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? 2। मेरे पास टोटल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तीसरा वेरिएबल इज डायरेक्टली कंप्यूटेड फ्रॉम द 2 वेरिएबल्स। तो इसका मतलब यह है कि जब हम 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं, उसको बैलेंस कह देते हैं, तो हम लोग एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं कि इसमें एक्चुअली सिर्फ 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, 2 फेजेस इंडिपेंडेंट हैं, तीसरा फेज डायरेक्टली डिपेंड करता है बाकी 2 फेजेस के ऊपर। अगर ये केस है तो मुझे 3 वेरिएबल्स क्यों चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए? मैं 2 में भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, समझ रहे हैं ना? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, मैं उन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्वाड्रेचर पे अगर ले जाऊं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह ड्रॉ कर दूं, जैसे यहां पे ड्रॉन है, तो मैं उसी चीज को जो कि इन 3 वेक्टर्स में रिप्रेजेंट हो रही थी, मैं 2 में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि इसमें एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है वो 2 वेरिएबल्स की है। क्लियर है? ठीक है, ये तो उसकी फिलॉसफी है कि यस, इफ द सिस्टम इज सच कि ये इक्वेशन ट्रू है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि मैं इसको एक प्लेन के ऊपर सिंपल कार्टेशियन प्लेन पे मैप कर दूं। ओके, आगे क्या है? आगे सादा सा काम है कि, और वो उसके लिए ना हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, इसको क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, CLARK, क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन। क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक को हम कहते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, मतलब द पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल एंड दिस इज रोटेटिंग, बट इफ यू सिट ऑन द व्हील then you become a rotating frame of reference.
यू आर एग्जिस्टिंग इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, बंदा साइड पे खड़ा देख रहा है कि ये चीजें कैसे घूम रही हैं। और इस चीज को, ये जो 3 वोल्टेजेस थी, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ 2-डायमेंशनल वेक्टर। Initially we had 3 voltages, now we can have 2 voltages representing exactly the same quantity. And how do you do that? You do that through this equation. ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या VAN, VBN और VCN जो 3 क्वांटिटीज हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज VD एंड VQ। ठीक है, कोई खास कहानी नहीं है इसके पीछे, मैं जो फिलोसफी है वो आपको बता दिया है। बाकी सिर्फ इतना सा, ये पूरी बिल्ड की हुई एक्चुअली इसने कि यहाँ से इसका कितना कंपोनेंट उधर मैप करता है, इसका कितना कंपोनेंट उधर मैप करता है, उन चीज़ों को लेके तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनता है। ये आप लोग खुद भी डिराइव कर सकते हो आसान से। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट अनदर 2D वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ दैट 2D वेक्टर इज दिस। सिंपल, ये तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ गए, इसलिए आप सिंपल इसको इस तरह निकाल सकते हो। और एंगल जो अल्फा है, जो ये इस डी एक्सिस के साथ बना रहा है, ये आप टेंजेंट इनवर्स से निकाल सकते हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तो हम लोग फेमिलियर हैं। सो द स्टेप्स आर कि आपको जो भी 3 लॉन्ग वेक्टर आपने ना, इनिशियली यू हैड दीज 3 वोल्टेजेस VAN, VBN, VCN। आपने किसी भी इंस्टेंट पे ना ये 3 वोल्टेजेस बनानी है। आप कहते हो मुझे सबसे पहले एक इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले जाऊंगा मैं, उसके लिए मैं ये 3 चीजें ये निकालता हूं और उससे मैं ये 2 चीजें निकाल लेता हूं, अल्फा और Vref का लेंथ। ये 2 चीजें मुझे मिल गई। ठीक है, वेक्टर की लेंथ मिल गई और वेक्टर का एंगल मिल गया डी एक्सिस से। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? नहीं है तो बताओ ना यार मुझे, आई कैन रिपीट अगर नहीं क्लियर। नहीं क्लियर? क्लियर। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस। आपके पास 3 वोल्टेजेस थी जिनका नाम हम कहते थे VAN, VBN, VCN। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो 3 वोल्टेजेस हैं जो आपने बनानी है। अब वो किसी भी टाइम, इंस्टेंट इन टाइम पे आप कहते हो कि जी मेरी VAN जो है वो होनी चाहिए 10 वोल्ट, ये होनी चाहिए 50 वोल्ट, तो ये कितनी होगी? ये -60 वोल्ट होनी चाहिए, बिकॉज इन तीनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए। ये मेरा कोई भी इंस्टेंट इन टाइम था। इसको मैं साइनसॉइडल करना चाहूँ, साइनसॉइडल कर लूँ, मैं साइन फंक्शन से बना लूँ, इनको जो मर्जी बना लूँ। ये वोल्टेजेस थी जो मैंने बनानी थी। ओके, इसको सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन के अंदर डाल के मैंने VD और VQ निकाल लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे मुझे एक वेक्टर मिल गया जिसकी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, जिसका मैं एंगल विद रिस्पेक्ट टू D निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस चीज को अगर मैं उल्टा करना चाहूँ तो मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो आई कैन गेट बैक दिस थिंग। देयर इज एन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल। क्या टाइम हुआ जी? 10:15 में 10:30 होने वाले हैं, 15-20 मिनट में होने वाले हैं। अच्छा, और अभी नहीं, बस अभी तो ऐसी क्या। बियर विद मी नाउ। ओके, सी, अब मैं इस कहानी पे, इस तस्वीर पे वापस आता हूँ। आपका जो आपकी जो इन्वर्टर की 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर वो नॉन जीरो वोल्टेजेस जनरेट कर रहा है, आप उसको इसी DQ प्लेन के ऊपर मैप कर सकते हैं। ये जो हमने अभी DQ प्लेन देखी थी या ABC प्लेन देखी थी, उसी ABC प्लेन या DQ प्लेन पे आप इसको मैप कर सकते हैं। अब ये D एक्सिस है, ये क्वाड्रेचर एक्सिस है, ये वही चीज़ है जो हमने अभी देखी है। इसके ऊपर अगर मैं अपनी स्टेट्स को मैप करूं तो ये देखें 100 स्टेट, जहां पे फेज A अपने पीक के ऊपर है और फेज B और फेज C दोनों नीचे वाले ट्रांजिस्टर्स ऑन करके बैठे हैं। उसमें मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इधर पॉइंट कर रहा होता है।
ठीक है बच्चों, इसका इम्तिहान में सवाल आएगा, मैं पहले से पर्चा आउट कर दूं। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इस स्टेट में सिंथेसाइज होता है। अगर आप इसका आप एग्जैक्टली उलट देखेंगे तो ये वो स्टेट होगी जब फेज ए नीचे वाला ऑन होगा और फेज बी और सी के ऊपर वाले ऑन होंगे। फेज ए नेगेटिव मैक्सिमम पे गया होगा, ठीक है। यहां पर जो वो वोल्टेज जनरेट करता है वो -2/3 टाइम्स VDC जनरेट करता है। ये पिछला हमने देखा था। ये जो ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हुए हैं ना, ये एक्चुअल जो जनरेटेड वोल्टेज है, इसको VDC से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे इसमें शायद कहीं लिखा भी हो या नहीं लिखा, तो well anyway when you multiply this with VDC you get the actual voltage in volts, जो कि तुम्हें मिल जाएगी इस जगह पे जो फेज ए पे जनरेट हो रही है। ओके, और एक्चुअली आप यूं समझ लें कि VA जो होता है ना वो VD के बराबर होता है। और ये कहां से मैं कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं मैं, ये देखो नहीं, ये ट्रू नहीं है। एक मिनट, ये ट्रू नहीं है, इसको यहाँ ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। जो फेज ए है ना वो 2/3 टाइम्स VDC बन जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो फेज इसी इंस्टेंट के ऊपर जो फेज बी और सी है ना वो बैठे होंगे अपने तकरीबन कुछ इस लेंथ के ऊपर बैठा होगा, कुछ इस लेंथ पे बैठा होगा और ये इस लेंथ पे बैठा होगा। ये 2/3 होगा, ये -1/3 होगा, ये -1/3 होगा। ये इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब तुम इसको रोटेट करते जाते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर्स जो हैं वो ये जनरेट होते जाते हैं। ओके, सो ये जो है ये तुम्हारी स्टेट है और ये जो है ये तुम्हारा रिजल्टिंग वोल्टेज है। रिजल्टिंग वोल्टेज इन DQ ट्रांसफॉर्मेशन, DQ प्लेन के ऊपर जो रिजल्टिंग वोल्टेज है, इसको अगर तुमने वापस लेके जाना हो ABC के अंदर तो उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, लेकिन हम वी नेवर यूज दैट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वी डोंट नीड टू यूज दैट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रीजन ये है कि हमारा जो प्रोसेस है, अगर मैं आपको दोबारा से वो यहाँ पे दिखाऊं, प्रोसेस सिर्फ ये है कि आपने डिटरमिन किया VD, VQ, Vref और एंगल, ये हमने अभी देख लिया कि ये कैसे करते हैं। उसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन डिटरमिन करते हैं कुछ, वो हम आगे देखते हैं क्या होती है, और फिर हम उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। हमने कहीं पे कोई इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी होती। Okay, so getting back to this picture, आप DQ प्लेन के ऊपर कोई भी वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट के ऊपर सिंथेसाइज कर सकते हो। अगर मेरा इन्वर्टर कंटिन्यूसली इस पोजीशन पे बैठा रहे तो वो हमेशा यही वोल्टेज बनाता रहेगा, DC वोल्टेज बनाएगा। अगर मैं स्विच करना शुरू कर दूं, पहले मैं ये स्टेट रखूं, फिर ये स्टेट रखूं, फिर ये स्टेट रखूं, फिर ये रखूं, फिर ये रखूं, फिर ये रखूं, तो मेरा जो इन्वर्टर है वो उसकी आउटपुट जो है ना वो स्क्वायर वेव बन जाती है, वो वाली जो अभी हमने इस तरह की स्क्वायर वेव बन जाती है। अगर मैं इसको साइनोसॉइडल करना चाहूं तो मैं ये करूंगा कि मैं छोटे स्टेप्स के अंदर मूव करूंगा। देखो आप यूं समझ लो कि ये जैसे घड़ी नहीं मूव करती, टिक 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 टिक, इस तरह बीच में से ये घूमता जाएगा। ये जब घूमेगा तो ये बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई वेक्टर बना रहा होता है। अब पॉइंट ये है कि आपने ये जो आपका ये हेक्सागन है, इसके अंदर विद इन द बाउंड्स ऑफ दिस हेक्सागन you can synthesize, you can generate any vector at the output. मिसाल उसने यहाँ पे ये दी है, ये लेंथ जो है ये Vref, ये आपका जो डिजायर्ड वेक्टर आप जनरेट करना चाहते थे ये उसने यहाँ ड्रॉ किया हुआ। ये उसका एंगल अल्फा है और ये उसकी लेंथ है, ठीक है। इस चीज को सिंथेसाइज करने का तरीका क्या है? इसको सिंथेसाइज करने का तरीका बड़ा सादा सा है, वो ये कि आप इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू टू एडजेसेंट स्टेट्स। आप कहते हो कि जी ये मेरा डिजायर्ड वेक्टर है जो मैंने बनाना है,
इसको मैं कैसे बनाता हूं, मैं इसको इस कंपोनेंट में जो कि इस स्टेट की टुवर्ड्स है और इस कंपोनेंट में जो इस स्टेट के टुवर्ड्स है, मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं। जैसे आप सिंपल कोऑर्डिनेट्स पे रिजॉल्व करते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे रिजॉल्व करते हो, लेकिन यहां इशू ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, कार्टेशियन में ये 90 डिग्रीज का एंगल होता है, ठीक है ना। तो आपने इन दो वेक्टर्स के अंदर ट्रांसलेट कर लिया। अब ये जो वेक्टर है, ये पार्ट, ये मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इस स्टेट में कुछ देर के लिए रहूंगा और बाकी टाइम जो है मैं मतलब एक सर्टेन ड्यूटी रेशियो जनरेट करूंगा ना। अगर मैंने 100% ऑफ द टाइम यहाँ पे रहूं तो मैं ये जनरेट करता हूँ लेंथ। अगर मैं 50% टाइम यहाँ रहूं तो मैं इसकी आधी लेंथ जनरेट करता हूँ। अगर मैं उससे कम जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली जो अपना ड्यूटी साइकिल है मजीद कम करूंगा। तो आइडिया ये है कि ऑन दी एवरेज मुझे ये वेक्टर जनरेट करने के लिए मैं रेशो निकालता हूँ, ये लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ। ये मुझे टाइम बताती है कि इस पोजीशन में कितनी देर रहना है, और ये लेंथ की रेशो मुझे टाइम बताती है कि इस डायरेक्शन में कितनी देर रहना है। तो मैं इस स्टेट में ठहरता हूँ इतनी देर के लिए, इस स्टेट में ठहरता हूँ उतनी देर के लिए जिस डायरेक्शन में उधर मूव कर रहा हूँ, और बाकी टाइम जो भी बचता है वो मैं जीरो स्टेट में रहता हूँ। ये कहानी। अब अगर फर्ज करो कि तुम्हारा वेक्टर यहां पॉइंट कर रहा था, या पहले यहां देखते हैं, यहां पॉइंट कर रहा था वेक्टर, ये सिंथेसाइज करना था। जैसे मैंने कहा ना, ये वेक्टर कंटिन्यूसली घूम रहा होता है ऐसे, और ये किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और आप हर वक्त उस जगह के ऊपर वो उसको रिजॉल्व करते हो, बनाते हो। मसलन यहाँ पे बनाना है ना, तो आप ये बनाओगे, आपके जो दो एडजेसेंट स्टेट्स हैं वो ये वाली और ये वाली बनती हैं, आप इसके ऊपर रिजॉल्व करते हो, आप ये इसके पैरेलल लाइन लगाते हो, एक ये लेंथ बनती है जो ये है, और दूसरी लेंथ ये बनती है। तो ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है, इसमें आप 0 1 0 स्टेट में रहते हो, और इसके लिए आप 1 1 0 स्टेट में रहते हो। ये टाइम बहुत छोटा है अब ना, और ये टाइम बहुत लंबा है, बट दैट्स ऑलराइट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम जितना भी है, मुझे रेशो का पता लग जाए तो मैं उतनी देर के लिए इस स्टेट में रहूंगा, और बाकी टाइम और इतनी देर के लिए मैं स्टेट में रहूंगा, और अगर कोई टाइम बच गया तो वो मैं जीरो स्टेट में रहूंगा। ये कहानी है। दिस इज कॉल्ड स्पेस वेक्टर पीरियड। जी मतलब जो टोटल जो 100% वेक्टर का टाइम है, इसका मैंने जो किया पड़ी उन दोनों का नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम से ज्यादा जी। अगर ये लाइन इस बाउंड्री से बाहर ना जाए ना, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आता। अगर आपका ये वेक्टर इस बाउंड्री को टच कर जाए तो तब हम ये कहते हैं कि हम मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 पे पहुंच गए हैं। अगर मैं इससे बाहर निकल जाऊं किसी वक्त तो ये ओवर मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ओवर मॉड्यूलेशन को हम हैंडल करते हैं, लेकिन इस कोर्स के लिए अभी हम फिलहाल ओवर मॉड्यूलेशन के बहस में नहीं पड़ेंगे। उससे जाहिर है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तस्वीर जो है ना, ये देखो, ये वो बाहर वाला रेक्टेंगल वो है। स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम इस सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये जो सर्कल है ना, जो कि अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसके उस बाउंड्री के अंदर कोई भी वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पे आप सिंथेसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसने ये बताया कि जो आपकी साइन पीडब्ल्यूएम है वो छोटी बना सकती है। इसको अभी हम छोड़ते हैं इस बहस को। लेट मी ट्राई। तो टाइम हो गया? क्या टाइम हुआ? ओ यार 25 में है चक्कर। अच्छा चलो, देखो ना, मेरे पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर डिलीवर्ड है, मेरे पर्सपेक्टिव से ये पार्ट एग्जाम में आएगा। आप लोगों की मर्जी है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन दिस। यू वांट टू गो, आई एम ओके। ठीक है, मुझे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग पता नहीं कैसे कहते हो यार, आई डोंट नो। फिर अभी थोड़ी देर पहले वो बातें कर रहा था कि केस की चीजें स्लो हैं, तो आप तो केस की सबसे बड़ी चीज हो यार, आप लोग स्लो हो जाते हो। ओके, देखो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ
आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद दीज थिंग्स के 3 टाइम्स निकलते हैं, T1, T2 और T0। T0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टाइम जो आप 0 या 7 स्टेट में रहते हैं, ये वो स्टेट है जिसमें आउटपुट वोल्टेज 0 होती है। T1 वो टाइम है जो आप फर्स्ट स्टेट में गुजारते हैं, और T2 वो टाइम है जो आप सेकंड स्टेट में गुजारते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स का क्या मतलब है? अगर तुमने ये इस तरह रखा था तो ये ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मैं लाया क्या है? Okay, back in business. First state, second state, T1 is this time, T2 is this time. T1 आप कितना टाइम इधर स्पेंड करोगे स्टेट 1 में, और इधर कितना स्पेंड करोगे। So the process is that you first of all find alpha, the angle that this vector makes with the d-axis. अल्फा की लोकेशन आपको बताती है, मसलन अगर अल्फा 0 से 60 के दरमियान है तो आप फर्स्ट हेक्सटेंट में एग्जिस्ट करते हैं, इसका नाम हम हेक्सटेंट रखते हैं, ये फर्स्ट हेक्सटेंट है। अगर ये 120 और 60 के दरमियान है यहाँ पे हैं, अगर ये 120 और 180 के दरमियान है यहाँ पे हैं, तो नोइंग द फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट के 2 एडजेसेंट वेक्टर्स कौन से हैं, उन 2 एडजेसेंट वेक्टर्स के ऊपर फिर आप फर्दर टाइम कैलकुलेशंस करते हैं। टाइम कैलकुलेशन जो है वो सिंपल इनकी लेंथ्स की रेशियोज निकालनी होती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो मैथ है वो रिलेटिवली सिंपल है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। T0 जो चीज़ है ना वो ये है नीचे लिखी हुई, T0 इज TZ माइनस T1 माइनस T2, TZ इज द टोटल टाइम जो आप अपनी एक जो जिसको हम TS कहते हैं स्विचिंग पीरियड जो है वो उसके लिए, और ये जो है ना ये उसने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है। 1 मिनट के लिए इसके ऊपर गौर कर लो, उसके बाद छुट्टी। आपने 3 टाइम फाइंड किए थे, एक था T0, एक था T1, एक था T2। T0 को हम 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं, T0/2 इधर डालते हैं, T0/2 दूसरी तरफ डालते हैं। ठीक है, जो पहला T0/2 है वो हम अगर स्टेट 0 में स्पेंड करें तो आखिरी वाला T0/2 जो है वो हम स्टेट 7 में स्टे करते हैं। और अगर मेरे पास पहले जब मैं जिस स्टेट में था वो मेरी स्टेट 0 थी तो मैं इस वाला जो टाइम है वो स्टेट 0 में ही रहता हूँ। जैसे यहाँ देखते हो आप, ये T0/2 है जो कि स्टेट 7 में बैठा था ये, उसके बाद यहाँ पे फिर ये स्टेट 7 मेरा है फॉर T0/2, बिकॉज यहाँ भी वो 0 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, यहाँ भी वो 0 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्विचिंग्स हैं उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं बाय डूइंग दिस। ठीक है, और जो नंबर ऑफ जो अगेन जो आप पहले T1 अप्लाई करोगे या पहले T2 अप्लाई करोगे, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजिशंस किस डायरेक्शन में कम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे तीनों स्विचेस नीचे वाले ऑन हैं। ठीक है, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं ये वाली स्टेट पहले ले आता यहाँ पर, लेकिन इसमें मुझे 2 स्विचेस को इकट्ठे ऑन करना पड़ता था। ये 2 ट्रांजिस्टर्स ऑन हैं इकट्ठे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ऑन किया, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन किया, फिर तीसरा ट्रांजिस्टर ऑन किया, तो ये खुद ब खुद स्टेट 7 में चला गया। यहाँ से मैं वापस आता हूँ तो ये स्टेट 7, फिर ये नेक्स्ट स्टेट में मैं एक ट्रांजिस्टर ऑफ करता हूँ, फिर एक और ट्रांजिस्टर ऑफ करता हूँ, तो मैं अपनी स्टेट 0 में वापस चला जाता हूँ। तो आई कैन रिड्यूस माई नंबर ऑफ स्विचिंग्स बाई डूइंग दिस। ये इसने दिखाया कि सेक्टर 1 के अंदर या हेक्सटेंट 1 के अंदर अगर आप हो तो ये कर रहे हो, तो हेक्सटेंट 2 में ये कर रहे हो, तो इसी तरह उसने 6 के 6 हेक्सटेंट्स का दिखा दिया यहाँ पे ना, 6 तक उसने आपको दिखाया। दिस इज इट। इसके बारे में अगर कोई मसाइल होंगे तो ये आप लोग
मेरे ऑफिस में आके मुझसे बात कर लेना।